आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जो एक बहुत पुराने साम्राज्य को आज की जबानों और हमारे रस्मों रिवाजों से जोड़ते हैं। ये कहानी हैरान करने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी तबाही से। एक ऐसे साम्राज्य से जिसे मिटाने की, खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जी हाँ, ये कोई एक बार नहीं हुआ। सोचिए, एक ही सभ्यता पर बार बार हमले हुए, उसे बार बार जलाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी भयानक तबाही झेलने के बाद भी इस साम्राज्य की संस्कृति, इसकी भाषा, इसका कल्चर आखिर बचा कैसे? और सिर्फ बचा ही नहीं, बल्कि दुनिया पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ गया? तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन फारस की, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर सभ्यता थी और इसके एक राजा थे, ज़र्क्सीज़, जो इतिहास में एथेंस शहर को जलाने के लिए मशहूर हैं। अब ज़र्क्सीज़ के इस एक कदम ने एक ऐसी दुश्मनी की आग लगा दी जो सदियों तक जलती रही। फारस और यूनान के बीच एक कभी न खत्म होने वाली विनाशकारी दुश्मनी शुरू हो गई। और ये देखिए, ये बदला लेने का एक खतरनाक चक्र था। पहले फारसी राजा ज़र्क्सीज़ ने एथेंस जलाया, फिर सदियों बाद यूनानी राजा सिकंदर ने इसका बदला लेने के लिए पूरे फारस को जला दिया, और फिर उसके भी बाद एक और यूनानी राजा हिरक्यूलियस ने फिर से फारस में आग लगा दी। इन लड़ाइयों ने फारस को बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ जंग और तबाही की नहीं है। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और देखते हैं कि फारस का सांस्कृतिक असर कितना गहरा था, खासकर अपने पूर्वी पड़ोसियों पर। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें एक शब्द से शुरू करना होगा, सिंधु। सिंधु एक बहुत बड़ी नदी का प्राचीन संस्कृत नाम था और उस पूरे इलाके को भी इसी नाम से जाना जाता था। और यहीं पर भाषा का एक बहुत ही दिलचस्प नियम सामने आता है। प्राचीन फारसी भाषा में एक खास बात थी। वो लोग स की आवाज को ह की तरह बोलते थे। एक सिंपल सा रोल। जहां संस्कृत में स था, फारसी में वो ह बन गया। तो हुआ ये कि इसी एक छोटे से भाषाई बदलाव की वजह से फारस के लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी और उसके पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे। तो ये जो हिंदू शब्द है, ये असल में फारसियों का दिया हुआ एक नाम था, जो धीरे धीरे एक पूरे उपमहाद्वीप और वहाँ के लोगों की पहचान बन गया। अच्छा, पारस ने सदियों तक पश्चिम से यूनानियों का सामना किया, लेकिन फिर पूर्व से एक ऐसी आंधी आई जिसके सामने सब कुछ उड़ गया। एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन, चंगेज खान। मंगोलों का हमला कोई आम हमला नहीं था, वो एक प्रलय की तरह था। अंदाजा लगाइए, चंगेज खान की फौजों ने इस पूरे इलाके में लगभग 80 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र लगभग खाली हो गया था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। इतनी तबाही मचाने के बाद जो मंगोल विजेता थे, उन्होंने हारे हुए लोगों की संस्कृति को ही अपना लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन अपने दरबार की भाषा अरबी को नहीं, बल्कि फारसी को चुना। तो अब चलिए इन सभी बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे फारसी बोलने वाले मंगोलों की ये विरासत भारत में एक बिल्कुल नई भाषा को जन्म देती है। तो देखिए हुआ क्या। चंगेज खान के ही वंशज यानी मुगल जब भारत आए तो वो अपने साथ फारसी भाषा लेकर आए। अब उन्हें यहाँ के लोगों पर शासन करना था जो हिंदी और दूसरी स्थानीय भाषाएं बोलते थे। तो बस इसी लेन देन और मेल जोल से एक नई और खूबसूरत जबान पैदा हुई, उर्दू, जो असल में फारसी और हिंदी का एक संगम है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि लोगों का इस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाना और संस्कृति का मिलना, ये कोई नई बात नहीं थी। मुगलों से सदियों पहले, लगभग 1500 ईसा पूर्व, आर्य लोग भी उसी इलाके से भारत आए थे। और इन प्राचीन प्रवासियों का असर आज भी भारत में साफ साफ दिखता है। जैसे उत्तर भारत में, जहां आर्य संस्कृति का प्रभाव ज्यादा है, वहां चचेरे भाई बहनों में शादी को अच्छा नहीं माना जाता। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति में ये परंपरा आम है और आज भी निभाई जाती है। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो फारस की इस महान सभ्यता को 3 बड़े हमलावरों ने लगभग खत्म ही कर दिया था, सिकंदर, हरक्यूलिस और चंगेज खान। लेकिन इन सब के बावजूद फारसी संस्कृति की ताकत देखिए। वो न सिर्फ जिंदा बची रही, बल्कि पूर्व की तरफ फैलकर भारत जैसी जगहों पर नई भाषाओं, नई कला और नई तहजीब को जन्म दिया।
तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है कि आज हम जो शब्द बोलते हैं, जो रस्में निभाते हैं, उनमें न जाने ऐसे कितने ही भूले बिसरे साम्राज्यों की गूंज छिपी हुई है जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं।